हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपका टीचर, आपका मेंटर जेडी सर, आपके लिए फिर से एक बार टॉपिक लेकर के आया हूं। नया करंट का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस सभी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और हां, इस बात का मेरा दावा है, इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी तक आपके लिए कोई लेकर के नहीं आया होगा। आज हम पूरी बात करेंगे बंगाल की पॉलिटिक्स से, इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है बंगाल का राजचरित, फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू ममता और वर्सेस बीजेपी। तो यहां पर देखते हैं आखिर बंगाल किसका है, इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनती है, कौन जीतता है, ममता दी जीतती हैं या फिर बीजेपी पावर में आती है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बंगाल के बारे में शुरुआत करते हैं। जी हां, बंगाल टर्म जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, ये वो धारा है जहां पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे साइंटिस्टों ने जन्म लिया। जैसे कि बात की जाए तो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी, जिन्होंने बताया कि पौधे में जीवन होता है, या फिर बोसॉन पार्टिकल को खोजने वाले हमारे बोसॉन पार्टिकल को खोजने वाले जिन्होंने गॉड पार्टिकल को खोजा। अगर बात की जाए सत्येंद्र नाथ बोस की हम बात करते हैं, तो इस तरह से बंगाल वो हब रहा है जहां पर बंगाल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर पैदा हुए। और हां, हम बंगाल के कर्ज को नहीं चुका सकते हैं क्योंकि बंगाल ने एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है हमारी इस आजादी को यहां तक लाने में। तो आइए बात करते हैं बंगाल के बारे में। इसका एरिया है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। इस कंप्लीट बंगाल का आज की डेट में जो करंट एरिया है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। इन द सेम टाइम अगर पॉपुलेशन की बात की जाए 9.03 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 1000 मेल में 950 फीमेल है। यह सेक्स रेशियो इंडिया के एवरेज सेक्स रेशियो से अधिक है। यहीं पर इंफॉर्मेशन नोट करिएगा, इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो 947 है, 947 पर 1000 पे है। आज बात करते हैं लोकसभा सीट की, जिसके के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। 42 लोकसभा सीटें हैं जिनको कि बंगाल हमारे सदन में रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारे सदन में। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की तो 16 राज्यसभा सीटें। लिटरेसी की अगर बात की जाए तो महिलाओं की लिटरेसी बहुत ज्यादा है बंगाल में। अगर केरला को छोड़ दिया जाए तो बाकियों के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली फीमेल्स ज्यादा लिटरेट है। यही कारण है बंगाल की शिक्षा और सेक्स रेशियो के अधिक बढ़ने का। देखिए, एवरेज लिटरेसी रूरल की बात की जाए तो 72.13% है। यह बात है मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के लिटरेसी की अभी मैं बात कर रहा हूं। अर्बन लिटरेसी की अगर बात करूं तो 84.78% है। आइए बंगाल के इतिहास के बारे में बात करते हैं, कहां से बंगाल की शुरुआत होती है। बंगाल में एक राज्य था, एक बड़ा साम्राज्य था, जिस साम्राज्य को हम लोग वंगा या बंगा के नाम से जानते हैं। वंगा या बंगा के नाम से बंगाल या बंगला का उदय हुआ। यहां से बंगाल राज्य के बंगाल नाम का उदय होता है। उसके बाद 3rd सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। 3rd सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर आया और मौर्यन एम्पायर ने इस बंगा या वंगा से इसे अपने साम्राज्य में इसको समाहित कर लिया। मौर्यन साम्राज्य, अगर एम्पायर की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य के अशोका द ग्रेट, जिनके बारे में हम बात करेंगे, अशोका द ग्रेट ने इसको अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। अपने साम्राज्य में लाने के बाद इन्होंने 100 सालों तक, करीब 1 सेंचुरी तक इस पर रूल किया। उसके बाद 4वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, जिसको हम कहते हैं गुप्ताज का। अगर गुप्ताज की बात की जाए तो इन गुप्ताज एम्पायर में समुद्रगुप्त बहुत प्रभावशाली राजा थे। इन्होंने इसको अपने अधिग्रहण में ले लिया और अपने राज्य में फिर से मिला लिया। 13 to 18 सेंचुरी तक मुगलों ने इसमें रूल किया, लेकिन मुगल में ऐसा कोई लोकल रूलर नहीं था। यह दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपने अपने राज्यपालों को भेज करके, गवर्नर को भेज करके इसको वहां पर रूल किया गया और बंगाल को कंट्रोल किया गया। 18वीं शताब्दी तक आते आते वहां तक ब्रिटिशरों की दखलंदाजी स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने दखलंदाजी शुरू की। 1757 में आते आते पलासी का युद्ध स्टार्ट हो गया। आपको पता है, आप सबने पढ़ा होगा अपनी सिक्स क्लास की हिस्ट्री में, लॉर्ड क्लाइव एक बहुत ही योग्य फाइटर था जिसने कि सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसने धोखे से उसको हराया। यहीं पर मीर जफर को कौन भूल सकता है। मीर जफर की गद्दारी की वजह से बंगाल हमारे हाथों से चला गया और ब्रिटिशर ने उस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1905 में, आज की बात हम यह करते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बंगाल को विभाजित करने की बात करती है। आम जनता में, मीडिया में और बहुत सारी
इस तरह के एलिगेशंस लगती रही हैं कि बीजेपी इसे डिवाइड करने का काम कर रही है। जी नहीं, बंगाल का विभाजन तो बहुत बार हुआ और उसके पीछे सेम ही रीजन था, दैट वाज द रिलीजियस कम्युनिटी। तो देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इंडिया में दस्तक दी और इन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की जिसे कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ईस्ट बंगाल है हमारा, कौन वाला, जो हमारा ईस्ट बंगाल है, इस साइड वाला बंगाल, इस बंगाल को इन्होंने कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का बंगाल होगा और वेस्ट बंगाल एक हिंदू कम्युनिटी का बंगाल होगा। इस तरह से रिलीजियस लाइन के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन ये वो समय था जब राष्ट्रवादी इस कंट्री को चलाते थे और राष्ट्रवादी लोग एक अलग विचारधारा के साथ में, यूनिटी के साथ में सोचते थे। अगेंस्ट इस डिवीजन के अगेंस्ट एक मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया जिसको कि स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है। जी हां, स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने का क्रेडिट चार लोगों को जाता है। स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले सूर्य सेन ने, बिपिन चंद्रपाल ने, अरविंदो घोष ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बंगाल में स्टार्ट किया और बहुत वायलेंटली स्टार्ट किया। इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यह पॉपुलराइज हो गया। चारों तरफ स्वदेशी मूवमेंट फैलने लगा। धीरे धीरे ये हिंदुस्तान में आग की तरफ फैल गया। अगर देखा जाए तो इस मूवमेंट को इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों ने फैलाया। लाला लाजपत राय ने इसको वेस्ट में फैलाया। साउथ की अगर बात की जाए तो चिदम्बरम पिल्लई की आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन सब लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट में इस मूवमेंट को फैलाया और यह मूवमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुक गई और दोबारा से बंगाल के यूनियन की बात होने लगी। 1911 आते आते बंगाल दोबारा से रियूनाइटेड हो गया। लॉर्ड हार्डिंग, जिन्हें लॉर्ड हार्डिंग कहा जाता है, लॉर्ड हार्डिंग एक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बंगाल को दोबारा से रीयूनाइट कर दिया। लेकिन यहां पर बंगाल का नुकसान हुआ, बंगाल से कुछ चीजें अलग कर दी गई। अगर बात की जाए जब बंगाल रीयूनाइटेड हुआ तो इससे असम अलग हो गया, इससे ओडिशा अलग हो गया, इससे बिहार अलग हो गया। इसका मतलब कि पहले वाले जो पुराना बंगाल था, ओरिजिनल बंगाल में उड़ीसा इसका पार्ट हुआ करता था, अगर बात की जाए असम इसका पार्ट हुआ करता था और बिहार इसका पार्ट हुआ करता था। तो 1911 में दोबारा से बंगाल ईस्ट और वेस्ट को रीयूनाइट किया गया, लेकिन साथ में इतने सारे स्टेटों को अलग कर दिया गया। लेकिन फिर से वही दोबारा से डिवीजन के बादल मंडराने लगे। 1916 आते आते मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने फिर से बंगाल को डिवाइड कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कहना था, उनका कहना था कि जो हिंदू कम्युनिटी जिस एरिया में डोमिनेट करती है वो हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और जहां पे मुस्लिम डोमिनेट करते हैं वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो फिर से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे डिवाइड कर दिया गया। वहीं पर यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सोच एक अच्छी हो या बुरी हो, ये दोनों ही सोचें बुद्धिजीवियों से आती हैं। एक और बुद्धिजीवी थे जिनसे एक बुरी सोच स्टार्ट हुई 1930 में, इकबाल ने टू नेशन थ्योरी दे डाली और इन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे टू नेशंस की, उनका कहना था हिंदुओं के लिए अलग नेशन होना चाहिए और मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन होना चाहिए। 1933 आते आते 1933 में रहमत अली चौधरी थे। रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान नाम का टर्म दिया और पाकिस्तान का उदय हुआ। इसके पहले टू नेशन थ्योरी में पाकिस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। रहमत अली चौधरी एक फॉरेन एजुकेटेड व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने एक अलग नेशन की निर्माण कर डाला और 1946 में बंगाल में फिर से रॉइट्स स्टार्ट हो गए, हिंदू मुस्लिम रॉइट स्टार्ट हो गए। हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी और बहुत सारे लोग यहां पर मारे गए। 1946 में बंगाल कम्युनल राइट में बहुत सारे लोगों के मारे जाने के बाद 1947 तक यह मामला थम गया। धीरे धीरे शांति फैली और शांति फैलते ही इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन होते ही अगर देखा जाए तो इलेक्शन होने के पहले, उसके जस्ट पहले जैसे ही रॉय थमे तो यहां पर आप देखेंगे सुरावर रॉय और सौरव चंद्र बोस ने, इन्होंने दोबारा से बंगाल के रीयूनियन की बात की। इनका कहना था इतनी वायलेंस हो गई इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ बंगाल में रह सकते हैं, लेकिन यह बात कांग्रेस को रास नहीं आई। मतलब करजन के बाद दोबारा डिवीजन कांग्रेस और अंग्रेजों ने मिलकर के इस बात को फिर से उन्होंने उखाड़ा और इन्होंने फिर से इसको डिवाइड करने की बात की। 1947 में इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। सुरावर रॉय और सौरव चंद्र बोस का जो एग्रीमेंट हुआ था उसको नकार दिया गया और बंगाल फिर से डिवाइड करने की बात की जाने लगी। 1947 में एक बार फिर से बंगाल डिवाइड हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल के नाम से। ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा हमारे पास रह गया, जो कि भारत का हिस्सा आज भी अभिन्न अंग है। 1950 आते आते फिर से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को, प्रिंसली स्टेट्स को बंगाल में मर्ज किया गया। तो अब 3 स्टेट तो पहले निकल चुके थे, बिहार की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए और अगर हम बात करें असम की। 3 स्टेट के निकलने के बाद फिर भी 1950 में कोच बिहार, ये एक प्रिंसली स्टेट था, यहां पर एक राजा राज करते थे। और 1951 में चंद्र नागौर, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी था, फ्रेंच ने इसको बंगाल में
मर्ज कर दिया और बंगाल को दे दिया। तो 1950 में कोच बिहार और 1951 में चंद नागौर, याद रखिएगा यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन से, इनको फिर से इनकॉर्पोरेट कर दिया गया बिहार में, सॉरी बंगाल में। अब इसके बाद 1956 में बंगाल क्रिएट हुआ, एक एक्ट का जन्म हुआ जिसे कि हम बंगाल रीयूनियन एक्ट करते हैं। तो 1956 की अगर हम लोग बात करें तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। पटेल जी और नेहरू जी ने मिलकर के बंगाल को रीयूनाइट करने का काम किया। अब देखिए बंगाल रीयूनाइट हो गया और बंगाल एज सच, जिस बंगाल को आज हम जानते हैं, उसका रीयूनियन या स्टार्टिंग या उसका ओरिजिनेशन मॉडर्न बंगाल का 1956 में हुआ, 1956 में हुआ, और इस एक्ट का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पटेल जी के क्रेडिट से हुआ। अब देखिए, अब आता है पहला इलेक्शन। बंगाल में पहले इलेक्शन हुए और सबसे पहले बिधन चंद्र राय बंगाल के फर्स्ट सीएम बने। हालांकि अगर बात की जाए, बिधन चंद्र राय जो यहां के फर्स्ट सीएम बने हुए थे, उन्होंने, वो कांग्रेस से थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस था किसका? इट वाज द बैक्ड बाय कम्युनिस्ट। तो कम्युनिज्म का उदय होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1967 से लेकर के अगर बात की जाए तो 1967 में फिर से एक बार इलेक्शन हुए। यूएफजी केम इनटू द पावर विद अ कोएलिशन। यूएफजी, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, ये पावर में आई और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का जो चेहरा था सीएम का, ही वाज नो अदर देन अजय मुखर्जी। अजय मुखर्जी काफी योग्य सीएम रहे हैं, काफी योग्य थे, और इनकी जो स्किल्स थी और इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो बहुत ही स्ट्रांग था। इन्होंने, ये कांग्रेस की तरफ से सीएम बनाए गए, लेकिन ये अभी भी इनके ऊपर जो दबाव रहता था वो लेफ्ट का दबाव रहता था। लेफ्ट की जबरदस्त दखलंदाजी यहीं से शुरू होती है। लेकिन इसी समय क्या हुआ, नक्सलबाड़ी एक मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ। नक्सलबाड़ी एक गांव था। नक्सलबाड़ी में दो लोग थे, चारू मजूमदार और कान्हू सल्यान। इन्होंने हथियार उठा लिए, किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। जमींदारी प्रथा के खिलाफ बंगाल में हथियार उठाए गए और इस मूवमेंट को हमने नक्सलबाड़ी मूवमेंट कहा। बाद में आज की डेट में इसे नक्सलिज्म या नक्सलाइट मूवमेंट हम कहते हैं, जिसको कि आज की गवर्नमेंट ने हालांकि ऑलमोस्ट सप्रेस कर दिया है। लेकिन लंबे समय तक इस आंदोलन ने बिहार में और बंगाल में और बाकी असम के हिस्सों में बहुत ज्यादा ब्लड शेड किया। तो देखिए, नक्सलबाड़ी में इस मूवमेंट को सप्रेस किया यूएफजी गवर्नमेंट ने, और 1969 में यूएफजी फिर से पावर में आई। मतलब कि बीच में पावर में कोई और रहा। इसके बीच में कुछ महीनों के लिए कांग्रेस ने रूल किया। दोबारा से इलेक्शन में 1969 में यूएफजी फिर से पावर में आई और अजय मुखर्जी जी फिर से एक बार बंगाल का एक नया चेहरा थे। अब आइए 1971 की बात करते हैं। लिबरेशन और बांग्लादेश। बांग्लादेश टूट करके अलग हो गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। फिर से बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे हिंदू रिफ्यूजी थे जिनको मारा गया, काटा गया, और वहां से एक मास में माइग्रेशन हुआ जो कि बंगाल में आ गए, जिससे कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा फिर से फर्क पड़ने लगा। अब आते हैं, लेफ्ट का एरा स्टार्ट होता है, लेफ्ट का उदय होता है। लेफ्ट का जब उदय हुआ तो वहां पर ज्योति बसु जी, सीपीआईएम एक पार्टी है जिससे कि इलेक्शंस को जीता, और अब यूएफजी का एरा खत्म हो गया। सीपीआईएम प्योरली लेफ्टिस्ट पार्टी थी और ज्योति बसु एक नया चेहरा बन के आया। 1977 से लेकर के 2000 तक ज्योति बसु ने सीएम के पद को संभाला। उस समय तक अगर बात की जाए, कुछ सालों तक पहले बात की जाए, तो ज्योति बसु इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे। उन्होंने 23 साल कुछ दिन तक इंडिया में सीएम के पद को संभाला। लेकिन थोड़े ही समय पहले अगर बात की जाए, पवन चामलिंग जी जो सिक्किम के हैं, उन्होंने 24 साल तक एज ए सीएम रूल किया। तो पवन चामलिंग आज की डेट में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है। दूसरे नंबर पर ज्योति बसु आते हैं। दोनों ने ही 24 साल और 23 साल तक क्रमशः इस सत्ता को संभाला। अब देखिए, 2000 में फिर से इलेक्शन हुए। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, मतलब सीपीआईएम फिर से एक बार पावर में आई और अब उनका नया चेहरा था। ज्योति बसु जी बुजुर्ग हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, नया चेहरा आया बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी 2000 से लेकर के 2011 तक सीपीआईएम के लीडर बने रहे और सीएम बने रहे, अच्छा काम किया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के समय में दो मामले हो गए जो कि बहुत ही गंभीर मामले थे। पहला मामला था नंदीग्राम वायलेंस का। आप सबने सुना होगा, वहां पर एक सलेम ग्रुप करके एक बड़ा सा कॉर्पोरेट ग्रुप था जो जमीन को एक्वायर करके एक बड़ा सा प्लांट लगाना चाहता था, स्टील प्लांट लगाना चाहता था। लेकिन सलेम ग्रुप को लैंड एक्वायर नहीं करने दिया गया। लोकल्स के साथ में झगड़ा हुआ, जिसके साथ ये बहुत बड़ा एक वायलेंट रूप बनता गया। और दूसरा, उसके बाद रतन टाटा जी इंडिया में पहली छोटी कार, दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना चाहते थे। यह बंगाल के लिए एक प्रगति का चक्का था, लेकिन उस चक्के को रोकने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रोटियों को सेका और उस चक्के को रोक दिया गया। नैनो को वहां पे नहीं लगने दिया गया। नैनो का प्लांट रतन जी ने दुखी होकर के उन्होंने
गुजरात में लगाया और गुजरात में एक सक्सेसफुल प्लांट की तरह नैनो का प्लांट आज भी रन कर रहा है। तो हां, वो जो नैनो का प्लांट लगने वाला था उस जमीन को हम लोग बोलते हैं सिंगूर। तो सिंगूर में नैनो को लेकर के झगड़ा हुआ और नंदीग्राम में वायलेंस हुआ। इन दोनों ही झगड़े का फायदा किसने उठाया? ममता दी ने बहुत स्मार्टनेस से दोनों का फायदा उठाया और अपने वोट बैंक को क्रिएट कर दिया गया। जी हां, उसके बाद फिर क्या हुआ? ममता दीदी 2011 में पावर में आई और आज तक ममता दीदी 2011 से पावर में बनी हुई हैं। तो यह बंगाल की पूरी कहानी थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जहां से बंगाल ओरिजिनेट होता है और आज की डेट में ममता दीदी के समय का बंगाल। जी हां, बंगाल की पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है। बंगाल की जो पॉलिटिक्स है दोबारा से करवट बदलने लगी है और रंग थोड़ा सा बदलने लगा है। आप देखते जाइए, बंगाल ने जब भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रीम चेंज की है तो हमेशा उसने यू टर्न लिया है। बहुत लोगों का कयास है और बहुत लोगों का मानना है और आज की डेट के आंकड़े यह कहती हैं कि बीजेपी ममता दी को रूल कर देगी। जी हां, समय ही बताएगा। पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है। आई एम ए पार्टी न्यूट्रल पर्सन, तो मैं कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहूंगा। एज ए टीचर, एज ए यूपीएससी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बैलेंस अप्रोच देना चाहूंगा। मैं किसी पार्टी से बायस नहीं हूं। तो आइए बात करते हैं बीजेपी का ट्रंप क्या है, बीजेपी का हुक्म का इक्का क्या है। बीजेपी की आज की डेट में निगाह है माटू कम्युनिटी पे। शायद आपने इन कम्युनिटीज के बारे में नहीं सुना होगा, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माटू कम्युनिटी, माटू एक दलित कम्युनिटी है। 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली यह कम्युनिटी पूरे वेस्ट बंगाल में रूल करती है। अगर बात की जाए 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माटुओं का एक दबदबा है और एक बड़ा वोट बैंक है। यह बीजेपी का सबसे फेवरेट वोट बैंक है। नॉर्थ 24 परगना से लेकर के साउथ 24 परगना से लेकर के और यहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक बंगाल में यह पूरा का पूरा वोट बैंक फैला हुआ है। और जी हां, इन्हें बीजेपी से आज की डेट में बहुत अधिक प्यार है। उसके पीछे रीजन भी है और उसके पीछे एक कारण भी है। बीजेपी ने सीए 1999 ला करके मतलब कि 2019 में जो सीए कानून पास किया गया उसमें यह है कि अगर सीए लागू होता है, बीजेपी आती है पावर में, तो माटू कम्युनिटी वहां के लोकलाइट्स जो लोग हैं वो वहीं के स्थायी हो जाएंगे, उनको अपनी आइडेंटिटी मिलेगी और उनको वोट करने का राइट मिलेगा। आज तक मारूटी कम्युनिटी को इससे वंचित रखा गया और उन लोगों को एक दलितों की तरह, एक समाज से वंचित लोगों की तरह ट्रीट किया गया। बीजेपी उन्हें अपना अधिकार देना चाहती है और उन्हें बीजेपी की सत्ता में अपना अधिकार दिखता है, इसलिए वो वोट बैंक 100% बीजेपी को ही जाने वाला है। दूसरा, आपने अगर न्यूज सुना होगा और नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूं, नाम शूद्रा करके एक कम्युनिटी है जिन्हें पहले चांडाल कहा जाता था। ये पूरी तरह से बहिष्कृत लोग थे। कभी बांग्लादेश उन्हें यहां भगा देता था, कभी ये यहां से बांग्लादेश चले जाते थे। बांग्लादेश ने बहुत सारा नरसंहार किया। ये लोग बेचारे प्रताड़ित होकर के बंगाल में आ गए, लेकिन उसके बाद भी बंगाल के लोग या बंगाल की जो सरकार है इन्हें अपना रेजिडेंट नहीं मानती है, इन्हें भी अपनी आइडेंटिटी नहीं मिली है। नाम शूद्रा की एक बड़ी जनसंख्या है। थोड़े दिन पहले अमित शाह ने जाकर के नाम शूद्रा के घर में जाकर के रोटी खाई थी, जिससे कि जो सामाजिक छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन, जिसको कि आर्टिकल 17 ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान में पहले से इसको हटा दिया गया और ये बिल्कुल से इसको हटाना ही चाहिए। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग इस डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है। तो आप देखिए, अमित शाह नाम शूद्रा के घर जाकर के उन्होंने रोटी खाया और इसको सोशली रूप से उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई बंधु हैं। तो नाम शूद्रा और माटू कम्युनिटी 100% बीजेपी को वोट देंगे, सीए इंप्लीमेंट होगा और इनको पूरी तरह से नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ये 2 ट्रंप बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं ममता दी को और शायद उनको इस बात का इल्म भी नहीं होगा अभी। तो आप देखिए, बीजेपी अपना गेम खेल चुकी है, चक्रव्यूह रचा जा चुका है और शायद ममता दी उसमें फंस भी गई हैं। हालांकि यह समय ही बताने वाला है बंगाल किसका है, लेकिन आप मेरे डिस्कशन से समझ गए होंगे कि बंगाल का इतिहास क्या है, कितनी बार बंगाल को डिवाइड किया गया और कैसे कैसे बंगाल की राजनीति जो है वो करवट लेने वाली है। जी हां, सो थैंक यू गाइस वॉचिंग मी। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप देखेंगे इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी तक आपको यूपीएससी के लिए यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो प्लीज, अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको रिच लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।